बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर चल रहा है और इस सेकंड पेपर का जो एकांकी का पोर्शन चल रहा है उसमें तीसरा एकांकी है नया पुराना। उपेंद्र नाथ का एक एकांकी है नया और पुराना। शायद एकांकी के टाइटल से आप न समझ पाए, लेकिन लेखक नए और पुराना जो शीर्षक लिखता है उस एकांकी का यह सिद्ध करता है कि कुछ तो हमारे पुराने मूल्य थे, पुराने वैल्यूज थे, पुराने जीवन के जीने के आधार थे और एक जो वर्तमान युग आया है उसमें नए मूल्य आए हैं। पुराने मूल्यों में सच्चाई है, ईमानदारी है, त्याग है, समर्पण है, वचनबद्धता है, वफादारी है और अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने की जीवटता है। और अब जो नया सामाजिक व्यवस्था आई है उस नई सामाजिक व्यवस्था में न तो लोगों के बीच कोई जुबान है, न कोई सिद्धांत है, न कोई मूल्य है, न कोई नैतिकता है, न शर्म है, न दया है, न कोई ईमान है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को बस पूरा कर लेना चाहता है। वो झूठ बोलने के लिए तैयार है, बेईमानी करने के लिए तैयार है, धोखाधड़ी करने के लिए तैयार है और अपने द्वारा दी गई किसी भी जुबान को वो तोड़ने के लिए तैयार है। वो हर कीमत पर अपना स्वार्थ पूरा कर लेना चाहता है। ऐसी एक कहानी इस एकांकी में रखी गई है जिसका टाइटल है नया पुराना। इस एकांकी में लेखक बताता है कि एक मूल पात्र है देवचंद, नाम उसका देवचंद है। एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, अपनी मेहनत से स्कूल खोला है, चलाया है, उसका प्रिंसिपल है, दिन रात मेहनत कर रहा है। लड़कियों का स्कूल है और स्कूल में जो कमाई होती है उससे पति पत्नी का केवल और केवल मात्र गुजारा चलता है। लेकिन वो अपने मूल्यों पर टिका है, अपने सिद्धांतों पर टिका, अपने आदर्शों पर टिका है, अपनी मानव मूल्यों के उच्च नैतिक मूल्यों पर टिका रहने वाला है देवचंद। देवचंद की पत्नी है जिसका नाम है प्रतिमा। वो भी सीधी सात्विक महिला है, अपने पति धर्म को निभाते हुए अपने पति के साथ जी रही है। और इसके साथ देवचंद का एक मित्र है जिसका नाम है रविदत्त। ये एक ही मकान में रहते हैं। देवचंद के स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है लिली। लिली की माँ, जो इसकी बेटी जो देवचंद के स्कूल में पढ़ती है, वो देवचंद के चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके सिद्धांतों से और उसकी जीवटता से परिचित है कि देवचंद बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। इसलिए जो लिली की माँ का जो हस्बैंड है यानी लिली का जो पिता है वो शराबी है, तो अपने पति की नजरों से बचाते हुए 50-60 हजार के गहने वो देवचंद के यहाँ रख देती है कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो किसी संभ्रांत, किसी कुलीन परिवार में, किसी अच्छे परिवार में अपनी बेटी की शादी कर दूंगी, नहीं तो मेरा पति ये सारे गहने बेच के शराब पी जाएगा और सारा धन नष्ट हो जाएगा और जब बेटी जवान होगी तो इसकी शादी के लिए घर में पैसा नहीं होगा। इसलिए वो ये सारा काम करती है। देवचंद भी ईमानदार है, इस चीज को वो रखता है, लेकिन उसका मित्र है रविदत्त। इसकी एक बार शादी होती है तो ये अपने मित्र देवचंद से, उसको पता है, विश्वास दे के एक रानी हार प्राप्त कर लेता उन आभूषणों में से कि मेरी अभी शादी हो रही है, मेरी पत्नी खुश हो जाएगी
और शादी होने के कुछ दिन बाद आपका ये रानी हार आपको वापस कर दिया। देवचंद अपने मित्र की खातिर उसको उन आभूषणों में से जो लिली की मां रख गई है इस रविदत्त को दे देता है। रविदत्त की शादी हो जाती है और वो रानी हार अपनी पत्नी को पहनने को दे देता है। पत्नी खुश है, पत्नी को नहीं पता है कि ये अपने दोस्त देवचंद से धार लेके आया है। 3-4 महीने बाद देवचंद रविदत्त से वो रानी हार वापस देने को कहता है, क्योंकि उसके यहाँ तो अमानत में रखा हुआ है, किसी की चीज को उसको लौटाना उसके धरोहर है। लेकिन रविदत्त बात बनाता है, झूठी कहानी करता है। उसका मित्र एक और पत्रकार है, इसका नाम है कमल। इन सबके बीच बातचीत होती है तो दोनों इसी सिद्धांत को, जो क्या है, नया सिद्धांत इन लोगों के अनुसार कि दूसरे का माल मौका मिले तो पचा जाओ, पी जाओ, बेईमानी कर जाओ। जिंदगी को खूबसूरत जीने के लिए अगर झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, अपराध करना पड़े तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो जो सिद्धांतों पर रहते हैं वो लोग गरीबी का जीवन जीते हैं, भुखमरी का जीवन जीते हैं। लेकिन एक देवचंद है जो भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, ईमानदारी की रोटी खाना चाहता है लेकिन बेईमानी नहीं करना चाहता। एक इसके मित्र हैं रविदत्त और कमल, जो यही सलाह दे रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, किसी का माल रखा है तो दबा जाओ, पी जाओ, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन देवचंद का मन ऐसा करने से मना कर देता। देवचंद जब मानता है और वो रविदत्त मना कर देता है तो देवचंद टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि इस मेरे मित्र के मन में बेईमानी आ चुकी है और अब मेरे लिए बहुत बड़ी संकट खड़ा हो चुका है। अब ये रानी हार नहीं मिला तो मेरी कमाई में से पाई जोड़कर इसका रानी हार मुझे वापस करना पड़ेगा लिली की मां का। लेकिन जब उसकी पत्नी देखता है तो वो घर में उदास है, उसकी पत्नी पूछती है क्या उदासी का कारण क्या है, तो देवचंद सारी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसकी पत्नी प्रतिमा बहुत नाराज होती है कि वो कहती है कि तुम्हारे निश्चित रूप से लिली की मां से अनैतिक संबंध है, नहीं तो कोई औरत अपने सारे आभूषणों को आपके यहाँ क्यों रख देगी। तो देवचंद बड़ा दुखी होता है कि करूंगी तो क्या, चूंकि देवचंद की पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती थी लिली की मां मेरे पति से बात करे, सामान्य वार्तालाप भी करे, वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। पहले तो वो कहती कि मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं, मेरे लिए कभी तुमने कोई डिमांड नहीं पूरी की और अपने दोस्तों के लिए तुमने इतना सब कर दिया। लेकिन वो प्रायश्चित करता है और वादा करता है कि जैसे ही ये मुझे रानी हार मिल जाएगा मैं लिली की मां को वापस कर दूंगा और भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मन को जीतने के लिए वो सारे कर्म करूंगा, लेकिन कैसे ही करके मेरी मदद करो और इस रानी हार को प्राप्त वापस दिलाने में मेरी सहायता करो। अपने पति की बातों पर विश्वास करती है कि मेरा पति फंस चुका है, मुझे इसकी मदद करनी है, तो वो सहमति देती है और अंत में वो एक चाल चलती है। देवचंद ने बता दिया कि रास्ता क्या है। उसकी पत्नी प्रतिमा उसके देवचंद के मित्र रविदत्त की पत्नी जो अभी नई शादी होके आई है उसको कहती है कि मेले घूमने चलना है। वो आभूषण प्रिय नारी थी तो आभूषण पहन के उसके घर आती है। दोनों औरत तो जो प्रतिमा है वो तेज थी, समझ गई थी। प्रतिमा ने कहा कि मेले में चोरों का भय है, इसलिए हार घर पर रख चलो, आके वापस ले लेंगे। और वो उसकी बात पे यकीन करती है और वो जो हार है, रानी हार है, वो प्रतिमा की अलमारी में रखवा देती है। उधर पीछे से आके देवचंद उस अलमारी का ताला तोड़कर उस रानी हार को निकाल लेता है और अपने स्कूल की एक सेविका को कहता है तो वो तांगे में बिठाकर लिली की मां को ले आती है घर पर। और देवचंद
देख के उस सेवका को फिर वापस भेज देता है स्कूल का ताला खोलने के लिए, और पीछे से सारे आभूषण लिली की मां को वापस लौटा देता है। आभूषण लौटाने के बाद देवचंद को बहुत सुकून और शांति मिलती है कि संकट से मैं निकल गया, और उसके मन में जो एक पुराना विचार, पुराने सिद्धांत, पुराने मूल्यों के प्रति आस्था की जो जुबान दी है, जो विश्वास दिया है, वो धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। उस काम को उसने किया और मन को शांति आती है। एकांकी का यह समापन होता है, लेकिन एकांकी का जब सारांश आता है, एकांकी का निष्कर्ष निकलता है, तो लेखक इस बात को कहना चाहते हैं कि वो भी एक समय था और ये भी एक समय है। एक पुराना वक्त था जब लोग अपनी जुबान के लिए मरते थे, मूल्यों के लिए मरते थे, सिद्धांतों के लिए मरते थे, नैतिकता के लिए मरते थे। और आज एक नया समय आ गया है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, मक्कारी, इन सारे दुर्गुणों से ओतप्रोत हो चुके हैं, और हर कीमत पर परिवार के साथ, समाज के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। तो ये जो एकांकी ये मैसेज देता है कि आप उन पुराने मूल्यों को पहचानिए। जीवन में जो लोग इस सिद्धांत पर जीने पर आमादा हो गए हैं कि चाहे धोखाधड़ी हो या बेईमानी हो या चोरी हो, आपको अपना स्वार्थ पूरा करने में कोई शर्म नहीं करनी है, ये समाज के लिए बहुत घातक व्यवस्था है। आपको अपने वही पुराने मूल्यों पर लौटना पड़ेगा। हम दूसरों को विश्वास जीतें और अपने मूल्यों से नहीं गिरें। अगर हम मेहनत करके अच्छा नहीं पहन सकते तो चोरी करके भी अच्छा पहनने का अधिकार नहीं है, और आपको इन सिद्धांतों पर पुनः विचार करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये एकांकी नए पुराने सिद्धांतों के संघर्ष की कहानी है, सामाजिक मूल्यों में आ रही गिरावट की कहानी है, और ये सामाजिक चेतना की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा एकांकी है जो आपको यह साबित करता है कि आपको देवचंद बनना है, रविदत्त नहीं। देवचंद जैसे लोगों की संख्या होगी तो समाज में मूल्य जिंदा रहेंगे, और अगर रविदत्त जैसे मूल्यों के लोग रहेंगे तो आपके समाज का पतन होना निश्चित। आपको अपने उन्हीं पुराने सिद्धांतों को छोड़ना नहीं है, उन पुराने मूल्यों को साथ रहते हुए जीवन जियो, और इसी सादगी में हमारी संस्कृति और हमारे समाज की महानता हो, और इसी में हमारी मानव सभ्यता विकसित और फलीभूत